नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल HOTC में। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सुनकर आपका मन प्रसन्न होगा, हृदय भी प्रसन्न होगा और कानों में मधुरता घुलती चली जाएगी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश वर्मा जी। इन्होंने संगीत में PhD की है और अभी इस समय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में संगीत का विभाग ये संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अपन शुरू इस बात से करते हैं कि आप क्योंकि संगीत से हैं जी तो हम बचपन से सुनते आ रहे गीत संगीत जी। तो गीत और संगीत इन दोनों में थोड़ा बहुत तो हमें शायद पता है, पर इसको थोड़ा सा और विस्तृत बता दें। जी जी। फिर और प्रश्न करता हूँ। देखिए, गीत और संगीत जैसे आपने दोनों दो बातें कही, तो गीत जो है वो पोएट्री का फॉर्म है, एक कविता है। एक कविता में जो छंद होता है उसको गीत कहते हैं, क्योंकि और संगीत जो है वो संगीत एक वाद्य यंत्र पे भी आप संगीत बजा सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसी संगीत में जब गीत को पिरो दिया जाता है तो वह एक गीत संगीत वो एक दुगना आनंद उसमें हो जाता है। इसलिए गीत संगीत का आनंद ही अलग है। मतलब जो वाद्य यंत्रों से आवाज आती है वो संगीत। गीत कविता के रूप में भी पढ़ा जा सकता है जी। जैसे हमारे जो कवि मित्र हैं वो बिना संगीत के भी गीत को पढ़ते हैं गीत, लेकिन जब उसके साथ संगीत मिल जाता है तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें पूछूंगा क्योंकि मैं इसका बहुत जानकार नहीं हूँ और बहुत सारे नहीं होते, सिर्फ सुनते हैं। जी जी। सुनना अच्छा लगता है। जी जी। तो आप कृपया मतलब इसको खोल के बताइएगा। हाँ जी। अच्छा, तो आपने जैसे PhD की है इसमें, जी। तो निश्चित ही आपकी बहुत रुचि बचपन से रही होगी। बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत बाल्यकाल से रही या बीच में कभी आई, कैसे आई, थोड़ा सा आप इसको। नहीं, ये बाल्यकाल से ही मेरी इसमें रुचि रही। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा जी सागर जिले के रहली में प्रैक्टिशनर थे, MBBS डॉक्टर थे। तो हमारे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं संगीत में थोड़ा इसलिए निकल पाया तो पिताजी ने बचपन में ही देखा कि मुझे रुचि संगीत में है। तो उन्होंने छोटे छोटे से वाद्य यंत्र मुझे खरीद के दे दिए थे। उस समय 70s और 80s की बात है ये। मतलब किस बात से उन्होंने जज किया होगा ये? अब ये तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन उन्होंने देखा होगा क्योंकि हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, ग्रामाफोन जी। तो मैं मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो फिर घर के लोग, माताजी पिताजी बताते थे कि मतलब मैं उसको बड़े ध्यान से देखा करता था कि मतलब वो जो आवाज इसमें कहाँ से आ रही है। फिर जब वो रिकॉर्ड पूरा खत्म हो जाता था तो उसको रख के फिर मैं खुद गाने की कोशिश करता था। हाँ, तो उनको लगा कि मतलब यार वो कहीं भी जैसे बच्चे खेल रहे हों तो मेरा खेल में दिमाग कम लगता था, इसमें संगीत में जैसे कोई गाना गा रहा हो या रिकॉर्ड कोई नया आया है तो उसको बजा बजा के देख रहे हैं बार बार। हाँ, नहीं तो हम जैसे लोग जो खुरापाती खोल के देखने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि घूम कहाँ से रहा, खोल के देखो क्या लगा। जी जी। पर आपकी रुचि उसकी आवाज में थी आवाज, और उसको सुनकर आप मतलब प्रेरित होते थे। जी जी। तो एक्चुअली छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता है वो किस फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन ये पेरेंट्स इसको जान लेते हैं कि मतलब इसको बोध है, संगीत का सेंस है कि नहीं है। तो उन्होंने छोटे छोटे से तबले एक बनवाए थे। उस जमाने में तो मिलते भी नहीं थे, कीबोर्ड का भी प्रचलन नहीं था। ये अपने आजकल तो छोटे बच्चों को कैसियो वगैरह छोटे छोटे से कीबोर्ड आ जाते हैं, लेकिन उस समय तो उन्होंने बहुत कहीं से पता नहीं कहाँ, दिल्ली या कहीं से जाके उन्होंने एक छोटा सा हारमोनियम, क्योंकि बड़े पे मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, तो छोटा सा एक हारमोनियम दिलवाया था, तो उसको मैं बजाते रहते थे। मैं उनको प्रणाम करूंगा। नहीं तो पिता इतना ध्यान दे बच्चे पे जी जी और उसके लिए फिर इतना प्रयत्न हो जी जी, तो निश्चित ही उन्होंने आप पे ध्यान दे के और आपको बहुत बनाया है। उस जमाने में उनकी ये सोच रही कि नहीं, जिस फील्ड में बच्चे की रुचि है उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे हमारे यहाँ डॉक्टर्स थे, सारे मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे ब्रिटिश टाइम में जी। तो वो हम एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार इसका कला में थोड़ा सा है, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी इतनी खुली सोच रही। जी जी। तो थोड़ा सा फिर से संगीत एक गीत पे आते हैं। हाँ जी। तो जैसे हम लोग सुनते हैं,
सुनना बहुत अच्छा लगता है जी जी मुझे। जी उसके बारे में पता कुछ नहीं है, पर हाँ, जैसे कोई करता है, जी जी अलग-अलग तरह से करता है, जी जी अच्छा तो लगता है, पर ये क्यों करते हैं, जी जी। ये मुझे नहीं पता। मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए संगीत जो है हुँ, ये एक ऐसी मतलब चीज़ है, ये ब्रह्मांड से नाद आप जानते होंगे। जी। जो नाद जो हमारे तो शास्त्रों में जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें तो नाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। जी। शंकर के डमरू से नाद उत्पन्न हुआ, ऐसी कई चीज़ें आपको शास्त्रों में मिल जाएँगी। तो ये नाद बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ, है। इसको नाद अभी की भाषा में आवाज़ बोल दें तो हाँ जी, शायद कई हाँ लोगों जी, की जी। आवाज़ अब हाँ, ये साउंड जो है, अब इसमें मैं जब अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि संगीत सीखने के पहले संगीत सुनना सीखना पड़ेगा जी। और सुनने के भी पहले इसको ये समझना पड़ेगा कि ये साउंड और संगीत में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखिए संगीत से भी पहले अगर आप जाएँ कि संगीत कहाँ से निकला, तो सबसे पहले साउंड है और साउंड जो है मतलब आवाज़ जो है वो फिज़िक्स का विषय है, साइंस का विषय है। कंपन अगर 2 वस्तुओं में आपस में जैसे ये ताली हम बजा रहे हैं, ये 2 चीज़ें टकराती हैं तो उसमें कंपन होता है। जैसे कोई भी आवाज़ है, ये पंखा चल रहा है या कुछ भी है, तो अगर 2 चीज़ें टकरा रही तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा। वो कंपन से ही साउंड बनता है। अब उसी कंपन को जब एक मेलोडियस फॉर्मेट में उसको मेलोडियस फॉर्म में जब एक साथ रख दिया जाता है, तो वही संगीत बन जाता है। ये जैसे आपके वातावरण की कई आवाज़ें हैं इसमें हाँ। गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, पंखे की भी आ रही है, टेबल की भी आ रही है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग-अलग है। जी। और यही फ्रीक्वेंसी अगर एक निश्चित क्रम में और निश्चित मेलोडियस फॉर्म में अगर रख दी जाए तो वो संगीत बन जाए। तो ये हमारे जो जैसे हमारे वेदों में 4 वेद हैं तो संगीत पर आधारित पूरा एक वेद ही है सामवेद। जो सामवेद है वो पूरा संगीत पर आधारित है। तो कभी जब हमारे दर्शक इसका अध्ययन करते हैं सामवेद के अंदर जाएँगे तो आपको ऐसी बहुत सी गूढ़ बातें पता चलेंगी संगीत के विषय में। अब आते हैं इसके कला के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो क्या है कि इसमें इतनी रंजकता इतनी ज़्यादा है कि ये इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दें, रंजकता, जी, क्योंकि जी, जी। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हाँ हैं जी, हाँ जी। उनको समझ इसको ग्लोरीफाइड करके जिसको कह सकते हैं मतलब कि मतलब जो इसमें जो आपको मज़ा आ रहा है, जो आनंद क्यों आ रहा है? मतलब जैसे अपन कहें कि भाई हमें कोई गाना अच्छा लगा लेकिन क्यों अच्छा लगा? तो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसकी बीट अच्छी थी, वो बीट एक निश्चित क्रम में थी, उसके स्वरों का जो क्रम था, जो उसकी धुनों जो उसकी गीत की जो धुन थी, वो एकदम कैची थी, आपके दिमाग में वो बैठ गई। इसलिए आपको अच्छा लगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हमारे यहाँ संगीत के सिद्धांत अलग-अलग हैं, लेकिन भाषा से भी ये बिल्कुल परे है। इसमें भाषा जैसे हम कई तमिल गानों का भी आनंद ले सकते हैं, हाँ। अंग्रेजी गानों का भी, उसमें भाषा की बाध्यता और नहीं है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो इतना नहीं होता था, जी, जी। पर अभी कई भाषाओं के गाने आते हैं जो समझ में भले हाँ, नहीं आए, पर वो सब जगह चलते हैं। और आजकल फ़ायदा ये है कि हमसे ज़्यादा बच्चे लोग फटाफट मोबाइल में उसका अर्थ भी ढूँढ अर्थ लेते भी ढूँढ लेते हैं, बिल्कुल ये तो है। हैं। तो यही तो है कि संगीत की कोई भाषा नहीं है। जो पाश्चात्य विद्वान हैं एक फ्रायड जो बड़े मतलब साइकोलॉजी के बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने संगीत के बारे में एक बात लिखी है कि जब जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है पश्चिम देशों की, कि मतलब जब आदि मानव से जब सभ्यता में आ रहा था इंसान, तब क्या हुआ था कि जंगल में ऐसे सुनते हैं कि मतलब आग लगी, पहला इन्वेंशन जो था इंसान का वो आग जलाने का था। जी, ऐसे बोलते हैं कि वही जो माचिस का ये मतलब जो आग जलाने का पत्थर से पत्थर टकरा के जो उन्होंने आविष्कार किया, जी, वो जी। पहला आविष्कार मानव का माना जाता है। तो उन्होंने फ्रायड ने लिखा है कि जब वो मानव ने जब आग का आविष्कार किया तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे उछलने लगा और उसके बाद उसने ज़ोर-ज़ोर जब भाषा तो थी नहीं, भाषा तो बनी ही नहीं थी, तो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाई तो उसमें विभिन्न स्वर आए और ज़ोर-ज़ोर से वो ताली बजाने लगा, क्योंकि ताली में कुछ नहीं 2 हाथ है आपके ताली बजा सकते हैं। तो यहाँ से ताल, नृत्य और स्वर का उद्गम मानते हैं वो। कि जैसे एक नेचुरल मतलब जब इंसान आप देखिए कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसको कोई ताली बजाना सिखाता नहीं है, अगर वो खुश होता है तो अपने आप ही ताली बजाने लगता हाँ, ऐसा है। सुना है कि
हवा से पत्तों के बीच से निकलने की या किसी चीज के बीच से निकलने की ध्वनियों से, विभिन्न और ध्वनियों से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको आगे बढ़ाया है। बिल्कुल 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 सही। मैं जैसे मैंने पहले नाद की बात की थी, तो ये जो ओम का, जो हमारे यहाँ ओमकार का उच्चारण होता है ओम में, वो इतना मतलब वो इतना यानी सृष्टि को ऐसा सृजित करने वाला नाद है, ऐसा बोलते हैं। जी। तो मतलब वो उस नाद की तो बात ही अलग, उससे मतलब विध्वंस भी हो सकता है और सृजन भी हो सकता है। नाद ब्रह्म भी बोलते जी जी। तो ये जो चलिए, शायद मैंने आपको इधर उधर तो नहीं कर दिया जी जी विषय। जी जी। हाँ तो जी। जो मैंने पूछा था कि आ जो करते हैं, हाँ हाँ, इसको क्या बोला जाता है, मतलब संगीत इसको के? आलाप बोलते हैं। जैसे कि आलाप जब अगर आकार में जब किन्हीं स्वरों को गाया जाता है, हम्म, तब उसे आलाप बोलेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कोई सरगम है, अब हम गा रहे हैं निजा ग म ग स निजा ग म ध म ग म ग स, अब ये हो गया सरगम। जी। अब इसी को हम ये आकार, अच्छा। ये आलाप। हाँ, मैं अगली बार यही जी। पूछने वाला था कि सरगम मतलब क्या होता है? वही है। जी। और अच्छा, और आकार, अब आलाप तो फोक, देखिए फोक म्यूजिक जो है, जैसे ये फॉर्मेट हमने बताया, ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, लेकिन जो फोक संगीत है वो नेचुरल उत्पन्न होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। तो उसमें आलाप से ही शुरू करते हैं, आलाप लगा रहे हैं, क्योंकि आलाप लगाना और उसको कैच करना बड़ा इजी होता है। एक आध उदाहरण। जैसे कि है इसमें स्वर है, और इंसान इसको ग्रास्प जल्दी कर लेता है ना। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप म्यूजिक है, स्वर है, और ताल तो है ही। ताल और स्वर का भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। ताल एक्चुअली समय मापने का साधन है। अच्छा। जब ये ताल, देखिए स्वर और ताल एक, स्वर होगा लेकिन वो एक टाइमिंग में होगा, तभी वो संगीत बनेगा। अकेला स्वर नहीं है, अकेला स्वर तो हम जब बात कर रहे हैं ये भी स्वर है, लेकिन जब इसको बीट में होगा, जब ये ताल में होगा, तब वो पूरा म्यूजिक कंप्लीट बनेगा। स्वर का थोड़ा सा मतलब पता तो है, फिर भी हाँ, आप हाँ, अगर करके बताएं कुछ। जी जी। स्वर। देखिए स्वर जो है, जैसे हम कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वर की बात करते हैं तो वो स्वर और व्यंजन पे चले जाते हैं, हिंदी वाले। हालांकि चीज वो है, लेकिन संगीत में जो स्वर हैं वो ध्वनियां हैं। जैसे आपने सुना होगा कि संगीत में कितने स्वर होते हैं, तो खट से कोई भी बताएगा कि 7 स्वर होते हैं, है ना। 7 स्वरों के स्वर, सारे गामा पाधा नी, है ना, फिर सा, फिर वही रिपीट हो जाता सा, 8वां। तो लेकिन ये है तो स्वर, लेकिन ये मुख्य स्वर है, ये पूरे स्वर नहीं। ये भी अच्छा। मतलब, हाँ जी, ये 7 स्वर है, ये 7 तो मुख्य स्वर है। जी। ये एक्चुअली कंप्लीट स्वर होते हैं 12। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा जी, हूँ। कंप्लीट स्वर होते हैं 12, जी। जिसमें से कि एक स्वर और उसके और भी अगर सूक्ष्मता में चले जाए तो 22 श्रुतियां हैं। अरे बाप रे। 22 श्रुतियों का जो संगीत है, लेकिन आम इंसान को समझ पाना श्रुतियों को थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। उसका क्या, ये पूरा फिजिक्स का फॉर्म है सर, कि मतलब जैसे जो षडज, षडज मतलब सा, अच्छा। सा जो उसको हम बोलते हैं, उसका पूरा नाम है षडज, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो मतलब षडज का भी थोड़ा सा और खोल के बताएं, देखिए क्या होता है? ये जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इनके अलग अलग संस्कृत में नाम है। षडज मतलब सा, अच्छा, नाम है। ऋषभ मतलब रे, गंधार मतलब ग, मध्यम मतलब मा, पंचम मतलब प, उसके बाद धैवत धा, और निषाद ये मतलब नी। तो ये जो सारे गामा पाधा नी जो है, इनके ये शॉर्ट में करने के लिए ये लिखे गए हैं। एक्चुअली इनके ये पूरे नाम ये है। तो इनके भी बीच में कुछ श्रुतियां होती हैं जो सूक्ष्म कानों से सुनाई नहीं देती। हमें वो षडज जैसा ही लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं षडज। लेकिन थोड़ा उदाहरण देके समझेंगे उसको, षडज मतलब? और देखिए मैं बताता हूँ, जैसे सा रे, ठीक है, अब ये 2 हमने स्वर गाए, सा गाया और रे गाया, सा रे, ठीक है। अब इसके बाद मैं कोमल रे गाऊंगा, अब सा रे, ये कोमल रे था, सा रे, सा रे, ये शुद्ध है,
सारे, ये कोमल रे। तो इनके बीच में भी अगर जो आप गा नहीं सकते, कुछ ऐसी जो हमारे सामवेद में और पुराने ग्रंथों में, प्राचीन संगीत रत्नाकर जैसे शारंगदेव जी ने लिखा है पुराना ग्रंथ, उसमें 22 श्रुतियों का भी वर्णन है। वो सूक्ष्म गले से ना तो मतलब मैं तो मतलब बहुत ही छोटा सा मतलब हूँ, बड़े बड़े कलाकार भी श्रुतियों का जो है वो मतलब अपने गले से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। मीड़ लगा सकते हैं, मीड़ तो वायलिन में भी, सारंगी में भी, सब में आ जाती है। मीड़, अब आप कहेंगे मीड़ क्या होती है? मीड़ जो है वो उसको क्या होता है कि जो से सा से लेके पा तक जाना है जी, सारे गामा पा, ठीक है, सा से लेके ऊपर पा तक जाना है। तो हमें मीड़, हमको उसको सारे स्वरों को लेते हुए पा तक जाना है, तो ये मीड़ है, ये मीड़ है। तो उसको ये इसके जो वेस्टर्न म्यूजिक है इसमें इसका मीड़ का कोई उल्लेख नहीं। ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। ये जैसे पियानो है, तो पियानो में मीड़ नहीं बजा सकते। आप यहाँ तक जाएंगे तो वो सारे स्वर बजेंगे उसमें, क्योंकि उसमें है ही नहीं, बीच में वो तार ही नहीं है, उसमें बटन है ना। तो उसमें ये हमारे वायलिन है, वेस्टर्न म्यूजिक, लेकिन वो तार वाद्य है, तो उसमें हो जाता है। ये सारंगी है, फ्लूट में हो जाएगा, फ्लूट तो सांसों से ही चल रहा है। हाँ, मतलब ये सब सुनना ना एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और अच्छा अगर वादक हो, गायक हो, जी जी, तो मतलब उसके, अब आप बता रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और समझ में आ रहा है, आगे के एपिसोड्स में और समझूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना भी ग्रांट कर सकूं, अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ये तो संगीत तो सर ऐसा है कि मतलब सुनने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बेजा मतलब पशु पक्षी तक इसका आनंद लेते हैं। और मतलब अनकॉन्शियस माइंड में ये कई ऐसे, अब तो संगीत चिकित्सा के भी इतने ज्यादा मतलब शोध हो रहे हैं कि जो कई मानसिक बीमारियां संगीत से ठीक हो रही हैं। तो ये इस पे खोज चल रही है, और संगीत निश्चित रूप से वो तो पौधों पे भी और सब पे हुआ है। क्या मैं एक और बोल रहा था कि मुझे क्या लगता था कि जैसे सरगम बोली बीच में, तो हो सकता है कि जो आने वाला जो भी गीत की जो पंक्तियां हैं वो इस पे आधारित होगा, सरगम वगैरह पे जो बोली गई है। नहीं, हो सकता है, डिपेंड करता है कि गाने की कंपोजिशन कैसी है। अच्छा, वो कोई उसका आवश्यक नहीं है, अलग भी हो सकता है और उस पर भी हो सकता है। अच्छा, वो एक जो भीमसेन जी और अपने मन्ना डे जी ने गाया हुआ है ना, केत की गुलाब। जी जी जी। तो उसकी जो सरगम है, या लागा चुनरी में दाग जी जी की है, हाँ, वो मतलब वही सुनने के लिए मैं क्या बात है। देखिए उसमें क्या है, जैसे लागा चुनरी में दाग में लास्ट में फिर एक तराना भी उन्होंने छेड़ा हुआ है। तन धीरे ये तराना है। अच्छा। तो ये इसमें क्या है कि फिल्म संगीत जो होता है ये किसी पर्टिकुलर बंधन में बंधा हुआ नहीं होता। इसमें फोक भी है, इसमें वेस्टर्न भी है, इसमें क्लासिकल भी है। तो इसमें कोई ये बंधन में बंधा हुआ नहीं है। तो इसमें अपने हिसाब से कई 2-3 रागों का मिश्रण भी हो जाता है कई बार। लेकिन जब शास्त्रीय गाने बैठते हैं तो आपको एक राग पे ही रहना पड़ता है। तो इसमें जैसे आपने लागा चुनरी में दाग और केथी गुलाब बोला, तो इसमें वो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से उसमें मेल कर देते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्होंने, अब मन्ना डे से ज्यादा नेचुरली वो भीमसेन जोशी जी बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन फिल्म में दिखाने के लिए मन्ना डे को उसमें उनकी जीत बता दी जाएगी। तो मन्ना डे खुद भी घबरा गए थे कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, कैसे जीत सकता हूँ। और शायद भीमसेन जोशी जी ने बोला था कि अरे मैं हारूं। तो वही, लेकिन क्या होता है कि फिल्म संगीत, फिर भीमसेन जोशी जी ने भी माना कि लाइट गाना एक अलग विधा है, क्योंकि जो क्लासिकल वाला है वो अपने स्वरों पे तो पक्का रहेगा और बिल्कुल यहाँ का वहां स्वर नहीं लग सकता, एक्यूरेट लगेगा, लेकिन भाव लाइट वाला देगा, और फिल्म में भाव की जरूरत है। तो जो भाव देना है वो मन्ना डे जी के आवाज में आएगा। तो इसलिए उनको दिखाना जरूरी था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जो आम दर्शक हैं या श्रोता हैं वो तो इस चीज को जानते नहीं कि कौन सा स्वर सही लगा है या कौन सी तान आपने ली तो ये इस राग की है, थी कि नहीं थी, जिसमें आपने स्थाई अलग गाया, अलग राग में गाया, अंतरा अलग राग में गा दिया, ये तो किसी को मालूम नहीं। बस अच्छा लगना चाहिए, बस कानों को अच्छा लग रहा है तो वो सब एक्सेप्टेबल है।
तो ये बात जब लाइट म्यूजिक में आ जाती, इसीलिए आपने देखा होगा कि लाइट म्यूजिक जो है वो आम श्रोता का संगीत, किसी को भी अच्छा लगेगा वो, हाँ। मतलब इसमें जैसे कई प्रयोग थोड़ा हुए। सेमी क्लासिकल बोल रहे हैं इस टाइप, हाँ, सेमी मन्ना क्लासिकल, डे जी ने अधिकतर सेमी है। क्लासिकल, हाँ सेमी क्लासिकल बिल्कुल। तो तो इसमें जैसे कई पिक्चरों में जैसे बताते हैं कि इन्होंने क्या तान लिया, जी तो जी। आलाप लिया तो हम्म। सामने वाला नहीं कर पाया, हाँ हाँ हाँ। तो क्या केवल यही चीजें रहती जो दूसरे के ऊपर एक की श्रेष्ठता बताती है? नहीं, कई चीजें हो सकती हैं, वो तो अब कहानियां हैं और उसको बनाने के लिए इस तरह का कर देते हैं। तान अब पहले के समय में जो संगीत हुआ करता था, जैसे हम कहानियों में सुनते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो अ, बारिश होने लगती थी, उन्होंने राग मियाँ की मल्हार बनाया भी, मेघ मल्हार वगैरह। तो आज हमें ये लगता है कि ये सब चीजें जो है ये साधना और रियाज के थ्रू आती थी। उस समय उतना पॉल्यूशन भी, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उस समय, क्योंकि साउंड से आप घर्षण उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? तो और वो जिस तरह से वो करते होंगे, उनकी उतनी साधना, आजकल उतनी साधना होती नहीं है। पहले तो मंत्रों की भी शक्ति मंत्रों की भी दिखती शक्ति थी। हाँ। तो उसमें जो अच्छा, हमारे यहाँ दिक्कत ये रही इतिहास में, ऐसा मैं मानता हूँ, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या है ना कि प्रिजर्व करके हम लोग रख नहीं पाए। मुगलों के आक्रमण हुए, उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों का वो हुआ, तो ये ग्रंथ जो थे वो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आपने जला, मतलब देखा सुना होगा कि जो जला दिया गया, कितने दिन तक वहाँ आग लगी रही। तो ऐसे जो इसके वैज्ञानिक और जो साधना के जो तत्व थे वो आज हमें मालूम नहीं। और बड़े मतलब ये थोड़ा सा विषय अलग जा रहा है, जी जी पर बड़े ही प्लानिंग के साथ जो ज्ञानी लोग थे जी, उनको अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया, वही वो तो हर क्षेत्र में हुआ है। हाँ, चलिए खैर विषय जी अलग है, जी जी। पर बात नहीं की। हाँ जी हाँ जी। मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई गा रहा है और दो लोगों का चल रहा है तो एक जन कभी हार जाता है, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है जैसे जुगलबंदी हो रही है तो आपको सम पे आना होता है। मतलब सम क्या होता है? ताल का एक जैसे आपको कैसे समझाएंगे कि जैसे कोई ताल चलती है, जैसे मैंने बताया कि ताल समय मापने का एक साधन है, हाँ। है ना? तो उसमें टाइमिंग चलती है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तालों की मात्राएं और उनके बोल होते हैं। जैसे त्रिताल है, हाँ। तो त्रिताल 16 मात्रा का ताल है, तो उसमें बोल है धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, है ना? तो ये 4 4 8 4 12 4 16 ऐसे इसके ये 4 विभाग हो गए। अब ये विभागों में धा धिन धिन धा पहली मात्रा पे सम हो गई, 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, उसके बाद धा धिन धिन धा फिर, है ना? तो वो उसमें पहली मात्रा पे सम हो गई, और फिर जब ये 8 9वीं मात्रा पे खाली आएगी, धा धिन धिन धा तिन तिन ता, वहाँ खाली आएगी। वो जब जो तबला बजाते हैं या जो गाते भी हैं उनको समझ में आता है ना? वो जो गायक है वो अपने हाथ से प्रदर्शित करता है। हाँ, ये हाथ से प्रदर्शित करता है, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा। तो ये प्रदर्शित होता है, जो श्रोता बैठा है जो जानता है उसको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको उसका विस्तार करते हुए सम पे आना होता है, और अगर आप नहीं आ पाते तो आप हार जाते हैं। ये उसका मजा है। एक्चुअली जो संगीत, जो श्रोता जो शास्त्रीय संगीत जानता है वो तो इसका खूब आनंद उठाता है। अच्छा, जो नहीं आता था वो नहीं जानता, तो वो कहता क्या एक ही एक लाइन बार बार गा रहे हो। तो ये हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जानते हैं लोग, ऐसा नहीं है, मतलब कि जो आप तानसेन समारोह जो ग्वालियर में होता है उसमें जो जानते हैं तो उनका बड़ा रात रात भर उसका आनंद लेते हैं। तो वो जो आप जुगलबंदी की बात पूछ रहे हैं कि मतलब वो हारना और जीतना, तो ये वही है कि मतलब वो अगर आप सम पे आ गए तब तो ठीक, क्योंकि उसमें ऐसा एक दूसरे को जब जैसे एक ही राग गा रहे हैं तो उसमें आपने एक अलग से तान ले ली, बीच में से ऐसा उठाया आपके सामने वाले को समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ताल कहाँ चल रहा है। तो आप मतलब अभी साथ में तो कुछ श्रोताओं को इस टाइप नहीं, इस तरह का वो अब क्या है कि देखिए तबला, हाँ नहीं, तबला भी होना चाहिए, तानपुरा भी होना चाहिए। तो वो इस तरह का अभी तो ये है, लेकिन मैंने आपको जो प्रोज में जो हमने आपको बताया, ये बात यही है कि वो सम पे अगर आ जाता है तो फिर और श्रोताओं को आनंद भी आता है। बिल्कुल, है ना?
मतलब हम जैसे श्रोता जी बहुत तो नहीं जानते, जी जी पर शायद बचपन से इस और आकर्षित रहे हैं। जी जी शायद बड़ों की कृपा है जो जिन्होंने हमें ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे गीत संगीत हमें सुनाए हैं, हम्म, तो हम सुनते हैं। जी और जी हमें उसका अंदर का ये जो आप बता रहे हैं व्याकरण बोले या तंत्र ज्ञान बोले, जी जी तो ये हमें पता नहीं हाँ होता है, हाँ पर हमें बड़ा आनंद आता है। आनंद आनंद की चीज ही है वो तो जी। बिल्कुल। पर अभी ये देखा जा रहा है, जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो जो एक आनंद मिलता था इन सब गीतों में संगीत में, तो अभी जो आ रहा है इसमें शोर बहुत है बिल्कुल फिल्मों में, और इसमें तो वाद्य और उसके यंत्र और साउंड भी अच्छे यूज होते हैं। पर कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि कोई बहुत अच्छा गायक है, उसका हो सकता है कि संगीत भी अच्छा ही होगा, और उसमें जो स्पीकर लगाते हैं वो होते हैं डीजे वाले। डीजे वाला सही बात। तो उसमें गायक की गायकी कम सुनाई देती है, शोर बाकी म्यूजिक भी कम सुनाई देता, और धाम धूम ज्यादा होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और इसका मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो संगीत बनाने वाले हैं, जी। एक्चुअली संगीतकार तो संगीत बना ही नहीं रहे। आजकल टेक्नीशियन और इंजीनियर म्यूजिक बना रहे हैं। अच्छा। क्या है कि मतलब आप अगर चाहें, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि हम्म। आपको म्यूजिक का कुछ भी नहीं आता है। आप अब तो एआई आने वाला है, तो उसमें आप उसको प्रॉम्प्ट कर दीजिए, आपको ऐसा ऐसा चाहिए और बेस चाहिए, वो आपको आपको कुछ करना ही नहीं है। वो अब तो एआई से तो ऐसा होने लगा कि आपके बोल भी लिख देगा। तो वो संगीत इसलिए गर्त में धीरे धीरे जा रहा है। अभी क्या हो गया था कि जैसे आप मुझसे कई लोग पूछते हैं कि साहब पहले आप लता मंगेशकर जी के, किशोर कुमार जी के गाने कितने थे, आज भी वही चलते हैं, आज भी मेलोडियस में वही नए गाने तो कोई ज्यादा सुनते नहीं, एक दो दिन आते हैं। डांस, जैसे आपने बताया, डांस के लिए ही होते हैं वो। हाँ। और अच्छे गाने भी आते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वो याद नहीं रहते। तो ऐसा क्यों है? ये मतलब जो अच्छे गाने भी बन रहे हैं वो भी याद नहीं रहते, मतलब वो पता ही नहीं चलता। लेकिन पुराने गाने आज भी आप गाड़ी में जा रहे हैं तो लता जी का गाना चलेगा, रफी साहब का चलेगा, मुकेश जी का, तो वो मतलब लोगों को याद है, और उसकी मेलोडी, जबकि उनकी रिकॉर्डिंग भी उतनी परफेक्ट नहीं है। नहीं है। अभी जब मैं अभी देख रहा हूँ हाँ कि मेरे बच्चियां भी वो पुराने गाने गा रही है, तो मुझे हाँ लगा कि अरे इन्हें ये गाना कब सुनने में लिया। हाँ नहीं तो उनको पता पड़ा कि ऐसी रील आई है, हाँ तब वही पुराने गाने फिर से आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसमें नहीं वो खत्म हुए ही नहीं, वो उन्हीं के हाँ। रीमिक्स बनते हैं। उसका कारण क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि कई लोगों का एफर्ट एक गीत को बनाने में लगता है। जैसे आर डी बर्मन है, शंकर जयकिशन है, जो संगीतकार मदन मोहन जी, तो ये संगीत की गीत की धुन बना रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ जब वो प्ले होता था गाना, तो कम से कम 150 लोग, सितार वाला अलग बैठा हुआ है ना, फ्लूट वाला अलग बैठा हुआ है, 5-6 तबले वाले बैठे हुए हैं। तो धुन भले आर डी बर्मन ने बनाई हुई है, लेकिन उनका भी तो एफर्ट है ना, क्योंकि उनकी आत्मा है, वो ह्यूमन है वो, क्योंकि वो बजा रहे हैं, तो उनकी इमोशंस भी लग रही है और सारी चीजें लग रही है। अभी क्या हो रहा है कि एक 10x10 का स्टूडियो है, एक कंसोल है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, एक कीबोर्ड रखा हुआ है, उसके दिमाग में जो आया उसने मशीन से फेडर लगाया और उसने कर दिया। तो ये एफर्ट सिर्फ एक आदमी का है। अब एक आदमी अच्छा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए, उसमें सिर्फ जो आत्मा, जो इमोशन है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की है। और ये जो सामूहिक, इसलिए क्या होता है कि गाना कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, लेकिन वो याद नहीं रहता। हाँ, मतलब अभी जैसे देखने सुनने में आता है कि किसी का, मतलब मेरे पास एक सीडी थी, वो उसका नाम था गाता रहे मेरा वायलिन। जी जी वायलिन। और ऐसे पुराने बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई गीत गा नहीं रहा है। हाँ वो सब है ना। अभी कोई एक वो हारमोनियम पे बजाते हैं बड़े बाल वाले, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा तो कितना, मतलब ऐसा लगता है कि अरे हारमोनियम खुद गाना गा बोल रहा रहा है। है, हाँ, हाँ, हाँ। वाद्य बोलता है। मतलब अगर आप उसको साधना, अगर आप आपने वाद्य को साध लिया, तो वो बोलने लगता है। आज आप आए और बड़े अच्छे ज्ञान हमें थोड़ा बहुत तो मिला ही है, और हम चाहेंगे कि आप लगभग हर हफ्ते आए और हर हफ्ते हमारे ज्ञानवर्धन करें। आगे अब होली आ रही है, जी जी
एक होली के किसी अच्छे गीत के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। जी जी, होली पे मेरा एक अभी गीत भी अभी ऑडियो तो उसका रिलीज हो ही गया है। जी। वो फ्यूजन है, एक बुंदेली फोक में फाग होती है। हाँ। तो फाग को हमने उसमें, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फिल्म संगीत और लाइट म्यूजिक में कोई बंधन नहीं होता है, जी। तो इसको हमने नया प्रयोग किया हुआ है। ये वेस्टर्न म्यूजिक और फाग बुंदेली, इसका फ्यूजन है, इसको फ्यूजन कहते हैं। और इसमें म्यूजिक के फ्यूजन के साथ साथ पोएट्री का भी फ्यूजन है। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं और बुंदेली ब्रज भाषा और हिंदी के वर्ड्स भी हैं। अरे वाह! तो ये इस तरह से मतलब एक विदेश, उसकी थीम भी है वीडियो की कि एक विदेश यात्री आता है इंडिया और यहाँ होली का त्योहार चल रहा है, वो बड़ा प्रभावित होता है। तो वो फिर उसको पता चलता है कि ये कृष्ण की होली ऐसी होती है, ऐसी गाना चलता रहता है। और फिर वो जाके अपने जब देश जाता है तो इसका बखान करता है। वो बहुत ही बढ़िया संस्कृति को, ये भारतीय संस्कृति को मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है। अरे तो इस तरह का एक छोटा सा वीडियो भी आने वाला है, 2-4 दिन में आ जाएगा। ऑडियो ये अपना अमेज़न प्राइम और जियो सावन वगैरह सारे पे है। बंसी वाले सावरिया इसका नाम है। अच्छा, तो और 1-2 पंक्तियाँ गा जी पाएँ? जी, इसका स्टार्टिंग, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन योर डिवाइस, व्हाट शुड आई से अबाउट यू अदर देन नाइस, shall I call them rainbow, I wanna see you don't go, ठाड़े तो रहियो ए मनमोहन, भर भर लाऊं गागरिया, ओ बंसी वाले सावरिया, ठाड़े तो रहियो ए मन। ये भाग है। अरे बुंदेली में। बहुत बढ़िया। तो चलिए। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं। जी जी जी, दर्शकों से भी विदा लें। आप लोग को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम फिर मिलेंगे। आपके प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। प्रश्न कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।